सबसे पहले अहम खबर आपको दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में इश्तिहारी करार देने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि इश्तिहारी करार देने से मुतल्लिक मुख्तसर फैसला कुछ देर में जारी करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की अपील की आइंदा समाअत मरियम नवाज की अपील के साथ मुकर्रर कर दी। नवाज शरीफ की अपील पर आइंदा समाअत 9 दिसंबर को होगी। अदालत ने नवाज शरीफ की जमानत देने वालों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में इश्तिहारी करार देने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि इश्तिहारी करार देने से मुतल्लिक मुख्तसर फैसला कुछ देर में जारी किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी हमारे साथ हैं। एहतशाम कियानी, बताएगा अदालती कार्रवाई क्या रही? देखिए हैदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में इश्तिहारी करार देने का फैसला कर लिया है। जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए कि कुछ ही देर में इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जाएगा। अदालती कार्रवाई में आज 3 गवाहान थे जिनके बयानात कलमबंद किए गए। दफ्तर खारजा के डायरेक्टर यूरोप मुबशिर खान का बयान कलमबंद किया गया, जिन्होंने ये बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मियां नवाज शरीफ के इश्तिहारात दफ्तर खारजा में मौसूल हुए और उन्होंने वो इश्तिहारात जो हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को भेजे और जो FIA के 2 अफसरान अदालत के सामने पेश हुए, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जाती उम्रा और मॉडल टाउन लाहौर में उन इश्तिहारात की तामील कराई। जब वो इश्तिहारात वहाँ तामील कराने गए तो वहाँ मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने इश्तिहारात मौसूल करने से इनकार किया, जिस पर उन्होंने घरों के मरकजी जो गेट हैं उन पर इश्तिहारात चस्मा कर दिए और अब बुलंद आवाज में इस हवाले से पुकारा कि नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी किए गए हैं। अदालत ने उनके बयानात कलमबंद करने के बाद नैब प्रोसिक्यूटर से ये इस्तफसार किया कि अब इस कार्रवाई को आगे किस तरह बढ़ाया जाए। क्या ठीक है, अदालती कार्रवाई से मतलब आपने आगाह किया। एहतशाम, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीएम में शामिल नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि लाहौर का जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। अगर कोई तसादम और हादसा हुआ तो तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। उम्मीद है हुकूमत होश के नाखून लेगी। मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड ना सिर्फ भर जाएगा बल्कि शहर की सड़कों पर भी कारकुन होंगे। अभी इस्लामाबाद के रास्ते में होंगे तो हुकूमत चली जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का कहना है मुल्तान का वाकया दोहराया गया तो फिर लाहौर में हमारे जवाब को 100 से ज़रब दे लें। जमीयत उलमा इस्लाम के अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि किसी को हिम्मत नहीं कि लाहौर में जलसा करने से रोक सके। सियासी मैदान में मुकाबला करेंगे, शिकस्त से दो चार करेंगे। मौलाना साहब ने इतनी बात की कि डंडा इस्तेमाल हुआ तो जवाब में डंडा इस्तेमाल होगा। पीडीएम में शामिल नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है लाहौर का जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। अगर कोई तसादम और हादसा हुआ तो तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। उम्मीद है हुकूमत होश के नाखून लेगी। मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड ना सिर्फ भर जाएगा बल्कि शहर की सड़कों पर भी कारकुन मौजूद होंगे। पीडीएम ने लाहौर जलसे के लिए मुतबादिल जगह पर गौर करना शुरू कर दिया है। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त न मिलने पर टकसाली चौक पर मैदान सजेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा, मुतबादिल जगह पर गौर करना शुरू कर दिया गया है? जी बिल्कुल, पीडीएम के ज़ेरे तमाम आखिरी जलसा जो लाहौर में होने जा रहा है उस हवाले से पीडीएम में शामिल जमातों ने मुतबादिल जगह पर गौर शुरू कर दिया। मीनार पाकिस्तान पहले जगह के लिए तयन किया था, मगर क्योंकि अब बताया जा रहा है कि वहाँ पर हुकूमत और इंतजामिया इजाज़त नहीं दे रही, तो पीडीएम के रहनुमाओं ने गौर किया है कि अब टकसाली चौक में जलसा किया जा सकता है, जो कि चारों तरफ से वहाँ पर जो कारकुनान आएंगे वो भी बआसानी आ सकेंगे। इस हवाले से भी अपनी फैसला पीडीएम के सरबराही इजलास में होगा, मगर पीडीएम पंजाब और जिले जमातों ने इस बात की मुशावरत मुकम्मल कर ली है कि ये 2 ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर जलसा भी हो सकता है और कारकुनान के लिए वहाँ पर पहुँचना भी आसान होगा। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया। मुल्तान जलसे से कबल कारकुनान पर तशद्दुद और गिरफ्तारियाँ। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मुल्क भर में जुमा और हफ्ते को मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। तर्जमान JUIFA का कहना है कि सरबराह पीटीएम की हदायत पर ज़िले हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। तो आपको बता रहे हैं कि मुल्तान जलसे से कबल कारकुनान पर तशद्दुद और गिरफ्तारियां। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मुल्क भर में जुमा और हफ्ते को मुजाहिरों का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान JUIFA का कहना है कि सरबराह पीटीएम की हदायत पर ज़िले हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इसहाक डार झूठ पर झूठ बोल रहे थे और सब देख रहे थे। इसहाक डार का इंटरव्यू झूठ का पलंदा है। ज़हनी दबाव इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ज़हनी दबाव देखना है तो कल इसहाक डार की शक्ल देख लेते। इसहाक डार झूठ पर झूठ बोल रहे थे और सब देख रहे थे। कोरोना से लोग मर रहे हैं, ऑपोजिशन जलसे कर रही है, चोरी बचाने के लिए जलसे किए जा रहे हैं। वो गिलगित बल्तिस्तान की काबीना की तकरीब हलबर्दारी से खिताब कर रहे थे। चोरी छुपती नहीं है और ये चोरी को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और वो जो इंसान पैसा बनाता है अपनी औलादों के लिए, तो औलादों को भी झूठ बोलना पड़ता है इनमें। वो पैसा बचाने के लिए वो भी सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं। इस पैसे का क्या फायदा जो आपकी भी तबाही करता है, आपकी औलादों की भी तबाही करता है। ये जो हराम का पैसा है, ये एक अल्लाह की लानत है। मैं दोनों आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को 40 साल से जानता हूँ। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। ये हमारे लिए इबरतनाक है। अपनी जिंदगी में देखा है इनके ऊपर कि इनकी क्या हालत बनी। कभी जेल में जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी झूठ बोल के लंदन जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, सब के चोरी का पैसा बचाने के लिए। किसी डॉक्टर से पूछ लें कि जो सबसे बड़ा बीमारियों की जड़ है ना, जिससे कैंसर भी फैलती है, हार्ट डिजीज भी, ब्लड प्रेशर भी, डायबिटीज भी, वो है स्ट्रेस, ज़हनी दबाव। ये सबसे ज्यादा इंसान को नुकसान पहुंचाता है। और अगर आपने स्ट्रेस देखना था तो कल एक हार्ट टॉक का इंटरव्यू हुआ था जिधर इसहाक डार, पाकिस्तान के वो पुराने वो जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी शक्ल देख लेते हैं। उस प्रोग्राम में उसकी शक्ल देखें तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस क्या होता है। अगर वो नहीं भी उसको हार्ट, उसने कह रहा था कि मेरा कोई हार्ट का मसला, अगर वो नहीं भी आया तो उससे हो जाना था। झूठ पे झूठ बोलने जा रहा है। सारी दुनिया देख रही है, सब देख रहे हैं। जाती उम्रा के बाहर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसहाक डार के इंटरव्यू में घबराने वाली कोई बात नहीं। ये बात दुरुस्त है कि उनकी पाकिस्तान में सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। इसहाक डार 12 साल मुल्क से बाहर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं। ये बात दुरुस्त है। नैब की हिरासत में अम्बात हुई है। नैब ने 2.5 साल में कोई इंसाफ का काम नहीं किया। नून लीग के खिलाफ नैब एक भी केस साबित नहीं कर सकी। लाहौर जलसा मुल्तान से बेहतर होगा। माहौल आपके सामने है। वे फॉरवर्ड अवाम की बेहतरी करें तो नजर आए बेहतरी अवाम की। हुकूमत के जाने के ऑप्शन पे ही डटे हैं आप? हुकूमत के जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हुकूमत तो जा चुकी है। मेरी नज़र में हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। अब ये मैंने पहले कहा था, जनाजा रखा हुआ है, जल्दी जल्दी फारिग कर दे तो बेहतर है क्योंकि आज अवाम और मुश्किल में है, मुल्क तकलीफ़ में, बहुत हालात ख़राब हैं। आप यकीन करें, मैं इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ। 2018 में जब हमने मुल्क छोड़ा था, आपको आज से काम शुरू करेंगे, आपको 5 साल लगेंगे वहाँ पहुँचने में। यानी आपने 7.5 साल इस मुल्क के ज़ाया कर दिए। मामूली बात नहीं है। ये समझते हैं आप कि तब्दीली इन हाउस होगी या इलेक्शन होंगे मिड टर्म? यार तब्दीली जैसे भी हो, इलेक्शन के बगैर गुजारा नहीं है। ये सारा चीज़ इलेक्शन में होगी, लेकिन इलेक्शन से पहले ये फैसला करना पड़ेगा कि मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा। ये सारी बात निज़ाम की तब्दीली की है। गिलगित के इलेक्शन के बारे में बता दें, वहाँ क्या हुआ है? आपको लगता है कि वहाँ सब कुछ सही हुआ है? उसके बारे में क्या आपका ख्याल है? सही हुआ है। जो लोग इलेक्ट हुए ना उनको जानता है। मैं खुद वहाँ मौजूद था ना, उनकी कैंपेन थी, वो लोग इलेक्ट हो गए। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि सियासी तहरीकें छोटी हो या बड़ी, इसके असरात होते हैं। सियासी बदमनी हुकूमत के मफाद में भी नहीं है, इसलिए हमें ऑपोजिशन के साथ सियासी डायलॉग में जाना चाहिए। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी कहते हैं कि सियासी मुज़ाकरात में ऑपोजिशन की जानिब से केसेस पर बात करना बड़ी रुकावट है, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म तैयार नहीं। बात यह है कि पॉलिटिकल तहरीकें चाहे छोटी हों या बड़ी हों, वो परकशन होती है और इसमें कोई शुबा नहीं है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसको ये सूट नहीं करता कि मुल्क में एक इस तरह की अनरेस्ट जो है, पॉलिटिकल अनरेस्ट जारी रहे। और इसीलिए मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि डेफिनेटली हमें एक डायलॉग में जाना चाहिए, एक डायलॉग होना चाहिए। अब उसमें जो बेसिक रुकावट है वो ये है कि अपोजिशन अपने केसेस से आगे डायलॉग में बढ़ती नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, ना ही किसी किस्म के कंसेशन देने को वो तैयार है केसेस के ऊपर। और आज आपने देखा कि इसहाक डार साहब ने भी जिस तरह का इंटरव्यू दिया, उससे लोगों में और नफरत पैदा होती है कि आप बिल्कुल एक पिटाई के साथ लंदन में बैठे हुए हो, करोड़ों अरबों रुपया लेके आप बैठे हुए हो और ऊपर से आप आके मुंह उठा के इस तरह के इंटरव्यूज दें। और जाहिर है उससे पब्लिक का एक एंगर भी आता है। और पीटीआई की जो इमरजेंस है
और इमरान खान की एक जो इमरजेंस है वो तो एंटी करप्शन लीडर के तौर पे। अब ये एक बुनियादी नुकता है जिससे हुकूमत और अपोजिशन का एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। और इस वक्त जो लीडरशिप है, आप देखिए कि उनके जो बच्चे जिस वक्त ये मूवमेंट ला रहे हैं उसको अपनी उसी केसेस के इर्द घूम रही है, उससे आगे बढ़े तो मुज़ाकरात हो ना। एहसास कफालत प्रोग्राम की बात करते हैं जिसमें बेहिसी नजर आने लगी है। लाड़काना में एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम हासिल करने वालों ने इल्जाम आयद किया है कि प्राइवेट अमला उनसे फी कार्ड 500 और 1000 रुपए की कटौती कर रहे थे, जिस पर ख्वातीन ने मरकज में एहतजाज भी किया। इमदादी रकूम तकसीम करने वाले प्राइवेट स्टाफ के इंचार्ज रहीम बख्श कोराई समेत दीगर अमले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ख्वातीन ने क्या कहा, आइए देखते हैं। क्यों 11,500? पता नहीं, हमारे तो 12 इन लोगों ने 11.5 दिए। मैंने तो किसी को भी नहीं बोला, बस आप लोगों को बोल रही है पैसे उन लोगों ने दिए। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि 11,500 लेना है तो ले, और नहीं तो नहीं। चवन था ये असांजा मथों ये आया 11,000 ये आया है ना 11,000 उर्दू ॻाल्हायो न, उर्दू ॻाल्हायो थोरो सिराइकी ॻाल्हायो। पैसा जल्दा कटे वेंदासीं त असां अगरि बंदि कराईंदासीं शिकायत कंदो त अञा मथो बंदि थी वेंदा पैसा। पता नहीं क्यों काट रहे हैं, हर किसी से 500-500 रुपया। कितनी खवातीन हैं जिनसे पैसे काट रहे हैं? काफ़ी है, भरा हुआ है। भरा हुआ है? हाँ। और कहने वाला नहीं है? नहीं। क्यों? हम सुबह के आए हुए हैं, हमें नहीं दिया, हम वापस जा रहे हैं। इतनी राश है, शुगर की मरीज़ हूँ, ज़्यादा यानी कि ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। अच्छा, कोरोना SOPs समाजी फासले हैं यहाँ पर? नहीं नहीं कोई नहीं है, सब औरतें कट्ठी, हाँ कट्ठियाँ, कोई कोरोना का नहीं। भाव कटे पे 1000 कटे पे। हाँ 1000 कटे पे। रिश्वत दे गिनते पे ये माया इने खड़े हूँ अज चौथा ॾाड़ा इने मोटे वेंदे पे रिश्वत गिनते पे असां को कार्ड ही नहीं पे। 1000 काटते हैं, 500 काटते हैं, हम गरीब कहाँ जाए। जाली अकाउंट स्कैंडल में नैब रावलपिंडी की एक और कामयाबी। एक और नैब के मुलजिम ने प्ली बार्गनिंग कर ली। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कुरंगी टाउन कराची के पेट्रोल देने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने 1 करोड़ रुपए की प्ली बार्गनिंग कर ली। शफकत मुमताज़ की प्ली बार्गनिंग दरख्वास्त चेयरमैन नैब से मंजूर, अदालत ने भी तौसीक कर दी है। तो आपको बता रहे हैं जाली अकाउंट स्कैंडल में नैब रावलपिंडी की एक और कामयाबी। एक और नैब के मुलजिम ने प्ली बार्गनिंग कर ली। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कुरंगी टाउन कराची को पेट्रोल देने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने 1 करोड़ रुपए की प्ली बार्गनिंग कर ली। कंबर के एहसास कफालत प्रोग्राम में बेहिसी की इंतहा हो गई। इमदादी रकूम लेने वालों ने प्राइवेट अमले पर कटौती का इल्जाम लगा दिया। ख्वातीन ने 500 रुपए फी कार्ड कटौती पर एहतजाज किया। 24 न्यूज के पहुंचने पर प्राइवेट स्टाफ काम बंद करके फरार हो गया। ख्वातीन क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। 500 कटिन था 11 11,500 था जन 11,500 हाँ 11,500 बस 12,000 जन ताई 11,500 शोदा जन बस पानी ते जंदा ना सचा 11,500 वो तो 12,000 था चोन केर वफाक ताई 12,000 तो ताई छो घटाया था जन 11,500 असा के 11,000 12 बुधाइन था असा के 11,500 था जन 500 कटन था 500 कटिन था असा डीसी के ला छा चलो डीसी के छा करण घुर्जे ता हो 500 वो असा जो इंसाफ करे कैसे दिए जा रहे हैं? 12,000 में 500 रुपए काट रहे हैं। अच्छा, टोटल के कितने दे रहे हैं? 11,500 बाबा कटन जा 500,000 कंजा 500 रन ज़ाल गरीब मिस्किन यतीम घर भी कोने को असा के न के वारो चांडो भला दींदो न के वारो चांडो भला दींदो रुपया न कटिनो। हमारे नुमाइंदे खलाक चांडियो वहीं पर मौजूद है। खलाक बताएगा कि दुहाई दे रही ख्वातीन और आपके पहुंचने पर स्टाफ भी गायब हो गया। बिल्कुल, गरीब मुस्तहिक खवातीन को जो है वफाकी जानिब से जो है एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत 12,000 की किस्त दी जा रही है। लेकिन कंबर में जो यहाँ पर सेंटर कायम किए गए मुख्तलिफ स्कूल्स में जहाँ पर जो है 500 रुपये फ़ी खातून से जो है वो काट दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ खवातीन ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करा है। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उससे बात करते हैं उनको कितने पैसे मिले। हमारे कितना पैसा मिले? 11,500 बस 11,500 11,500 500 कटिया सन
500 छा था कटन मां अलाए छा करे चवंदा असांजी ख़र्ची आहे असां रोज़ी न कंदासीं तव्हां सभु ॾियो। हाँ जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर मौजूद खातून की बात सुनी, उन्होंने कहा ये गैर कानूनी हमारे 500 रुपये काट रहे हैं जो हमारे साथ जो है बड़ी नाइंसाफ़ी, और ये नाइंसाफ़ी जो है इसके अलावा से उनका ये भी कहना था कि साहब का जो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर को चाहिए कि इस पर तौर पर नोटिस लेकर जो है, अगर बात की जाए यहाँ पर SOPs के हवाले से SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर न खातून को यहाँ पर मास्क पहना गया है, न यहाँ पर जो सेंटर पर पैसे चलाने वाले लोग हैं उनको भी मास्क तक नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। खैरपुर में एहसास कफालत प्रोग्राम के सेंटर पर इमदाद वसूली के लिए आने वाली खवातीन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। खवातीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मर्द अहलकार उनसे कमीशन वसूल करते हैं, बदतमीज़ी और तशद्दुद भी किया जाता है। तो आपको बता रहे हैं, खैरपुर में एहसास कफालत प्रोग्राम के सेंटर पर इमदाद वसूली के लिए आने वाली खवातीन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। खवातीन का क्या कहना था इस हवाले से, देखिए। 500,000 बासेन देनी उन्हें के चोरी वठी उन्हें के पैसा काटा जे के 500,000 जो को देन तो उन्हें के वठी था 1000 रुपया जो को देन जो पुलिस वाले के वो उन्हें के वठी अंतरो फेरा उन्हें के पैसा दी गरीब असा के पैसा दी जान के को ने मिलो असा के धक्का के रुपयो भी न मिलो मुझे अमर के धक्का ना जान कोना पे खा दो से पैसा मिलेंगे पैसा की जरूरत असा के ना है सही इसे खपे कौन असा अमर के धक्का गाली पर दा वजो उते पुलिस वाली वीडियो ने कमटी वजो पुलिस वाली वीडियो कहते थे और दिन का पुलिस वाला ठहे तो काथो जो कानून और दिन का पुलिस वाला ठहे तो उन्हें के धक्का ये सीने में माया के धक्का दे ये सही धक्का या तने बेगना मुझे अमर पोती रखी तो 150 ये धक्का या तने बेगना दिसो कांच बांचा ये फाड़े फाड़ा दे 70 तीर है आगे लई गई है मेरे कांच बांचा सही बेगना अमर मारना था। लाहौर में वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत मीडिया से बात कर रहे हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा के नाम से जिसको कहते हैं रूडा एक्ट 2020, वो भी हमने असेंबली से पास करवाया और आज उस पर अमल दरामद करते हुए ये अथॉरिटी भी अमल में आ चुकी है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस अथॉरिटी का प्रोजेक्ट जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला ऑन ग्राउंड लॉन्च हो जाएगा। इसके बाद हमने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है उसमें अमेंडमेंट लाए हैं और उसके लिए बाकायदा हमने जुडिशरी को एतमाद में लिया। हाई कोर्ट मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनके ताउन से हम ये एक्ट लेकर आए और इसमें बाकायदा सिविल लिटिगेशन जो है उसके लिए एक टाइम लाइन मुकर्रर कर दी गई। उस टाइम लाइन पर अमल दरामद करते हुए सिविल सूट जो है फाइल होने से लेकर फैसला तक एक टाइम लाइन दी गई है और इंशाअल्लाह ताला हम तो को कर रहे हैं कि जब इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा तो फिर मुकदमात के फैसले जो हैं उनमें जो गैर ज़रूरी डिले है वो नहीं हो सकेगी। इसी तरह मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सारे दोस्त हमारे जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जो पंजाब असेंबली को कवर करते हैं ये इस बात के शाहिद हैं कि वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मजबूत हुकूमतें होती हैं वो इस तरह नहीं जाती, लेकिन जो लड़खड़ाती हुकूमत हो, जो मांगे तांगे की हुकूमत हो, जिसके एलाइज भी उससे तंग हों, वो कितने दिन चलेगी। और ये जो इनकी नाअहली का वज़न है, जो इनकी कारकर्दगी का वज़न है, क्या वो इनके एलाइज उठा सकेंगे। आपके सामने है कि अख्तर मैंगल साहब इनको छोड़ चुके हैं। चौधरी साहिबान के पास ये खुद गए हैं, वो बड़े वज़ादार चौधरी फैमिली है, उन्होंने कुछ दिनों की ज़रूर इन्हें मोहलत दी होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो वायदे ये वहाँ पे करके आए हैं उनमें भी ये यू टर्न लेंगे, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो यू टर्न के बादशाह हैं, झूठों के शहंशाह हैं। इन्होंने कोई एक बात पे रहे हों जो इन्होंने इलेक्शन में हुकूमत में आने से पहले की हो, हर बात पे इन्होंने यू टर्न लिया है, इनहराफ किया है और उन चीज़ों से मुकर गए हैं। तो ये बहुत जल्द जो हमारे लीडर साहिबान कहते हैं वो बहुत जल्द ये घर जाएंगे और आप देखेंगे कि इनके एलाइज इनको छोड़ देंगे तो इनकी अददी अक्सरियत ख़त्म होगी और ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। अगला सीन अवाम के ऊपर है कि वो जिसको भी मुंतखब करे या जो भी हुकूमत बनती है उसकी पॉलिसीज़ अगर बेहतर हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होंगी तो ये सारा इख्तियार अवाम के पास हो, क्योंकि इस हुकूमत के जो सिलेक्टर्स हैं
اب یہ ان کے اوپر بھی بات آ رہی ہے کہ وہ اس نااہل حکومت کو کتنی دیر تک سپورٹ کریں گے. اگر ملک کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں اور کوئی معجزہ ہوتا ہے اور یہی حکومت بہتر کر دیتی ہے، تو اگر ہم کوئی تحریک چلاتے ہیں تو ہماری تحریک میں لوگ کیوں آئیں گے؟ ہماری تحریک میں یہ جو لوگوں کا سمندر آتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے تنگ ہیں، جن کا گزارا نہیں ہوتا. تو یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے، اور وہ جب فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے تو جو بھی رزلٹ آتا ہے وہ سب کو قبول ہوگا. دیکھیں، اس وقت ایک حالات سب کے سامنے ہیں، اور ہمارے یہ ادارے بڑے محترم ہیں. ان اداروں کو بھی متنازع انہوں نے خود بنایا ہے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے، ان کی باتیں کر کے، کیونکہ ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو سب سے اہم ہے وہ پاکستان ہے، اور پھر اس کی عوام ہے، اور اس کے بعد ہمارے یہ مقتدر ادارے ہیں جو ہمارے ملک کی سالمیت کے ضامن ہیں. ہمیں ان کے لیے بہت ادب اور احترام ہے، لیکن یہی لوگ ان کو متنازع بناتے ہیں جو موجودہ حکومت، وفاقی حکومت والے ہیں. لیکن سب لوگ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ انہوں نے جو ماموں بنا دیا، عوام کو بھی ماموں بنا دیا، سلیکٹرز کو بھی ماموں بنا دیا، مختلف باتیں کر کے. ان کی باتیں تو بڑی اچھی ہوتی تھی نا، آپ لوگوں کو بھی ماموں بنا دیا. آپ کا بڑا ہاتھ ہے. پریس میڈیا کے ہمارے جو دوست ہو، آپ لوگ اس گناہ سے مبرہ نہیں ہو، آپ اس گناہ میں شامل رہے ہیں. آپ نے ان کو دکھایا، ان کو اتنا فوکس کیا، ان کو اتنا زیادہ اہمیت دی کہ لوگوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں یہی ہمارے مسائل کا حل نکلیں گے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ مسائل حل کرنا تو ایک طرف، انہوں نے تو مسائلستان بنا دیا یہاں پہ. جی اگر انہوں نے آپ کو بھی ماموں بنا دیا تو؟ جی ہم بہت ماموں بن چکے ہیں پہلے ہی، اب روز ماموں نہیں بنیں گے. جس طرح لوگ نہیں بنیں گے، ہم بھی نہیں بنیں گے. سر آپ پچھلی دفعہ جب آئے تھے، پچھلی جولائی پریس کلب، تو آپ نے گرانٹ کا اعلان کیا تھا کہ میں پریس کلب کو گرانٹ دوں گا، مگر وہ وعدہ میرا خیال آتا ہے وہ بات ہو چکی ہے اس پہ، اور اس پہ بالکل عمل ہوگا. ایک منٹ بھائی. شاہ صاحب، کراچی جو ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ بدترین قسم کا جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، اس کے لیے کوئی خوشخبری ہے کراچی والوں کے لیے؟ جی ٹرانسپورٹ منسٹر جو اس وقت بڑے دعوے جو ہے وہ دیکھیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی، اور جو ڈیلے ہوا ہے ویسے نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کی بات کی بھی عزت کرتا ہوں، اور جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے. لیکن دیکھیں، ہم وہاں پہ یہ سب کچھ بہت آسانی سے کر سکتے تھے، لیکن اس میں بہت بڑی سبسڈی شامل تھی. اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ بھی وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور وہ ان سبسڈی کی وجہ سے وہ جتنے پروجیکٹ ہیں ان میں بھی مسائل بڑھ رہے ہیں. لیکن ہم وہاں پہ یہ عنقریب وہاں کے لوگوں کا بھی حق ہے، وہ بہت جلد لیکن وہ اسکیم وہاں پہ دیں گے جس میں اتنی زیادہ سبسڈی نہ ہو کہ جو بعد میں پائیدار نہ ہو اور لوگوں کو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. آپ یہ بتا دیجیے گا، آسفا بھٹو زرداری کو باقاعدہ لانچ کیا گیا ہے ملتان کے جلسے میں. آئندہ پیپلز پارٹی کا وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار کون ہوگا، بلاول بھٹو زرداری یا آسفا؟ دیکھیں، اس ملک کے مسائل کا حل، اس ملک کا فیوچر بلاول بھٹو زرداری ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں آصفہ بی بی بھی اسی فیملی سے ہیں، اور چیئرمین صاحب احتیاط کر رہے تھے کووڈ کی وجہ سے، اور پھر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جلسے جلوسوں میں عام لوگوں کو تو بلایا جائے لیکن ان کی فیملی کی طرف سے کوئی شریک نہ ہو. تو اس وجہ سے آصفہ بی بی ملتان کے جلسے میں آئی ہیں، اور بعد میں بھی ظاہر ہے وہ بی بی شہید کی تصویر ہیں، ان کی بیٹی ہیں، اور وہ شامل رہیں گی اس پورے پروسیس میں. لیکن پرائم منسٹرشپ کا جو امیدوار یا وزیر اعظم کا امیدوار ہماری طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی ہیں، اور ظاہر ہے آپس میں بہن بھائی ہیں،
तो ऐसा कोई नहीं, इसको इस रुख पर न लिया जाए। एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट हुआ मुल्तान वाला इस नाअहल वफाकी हुकूमत ने, और फिर जाहिर है उसके ज़ेर असर यहाँ की सूबाई हुकूमत भी है, तो उन्होंने जिस तरह का वहाँ पे तौर और तरीके अपनाए, जिस तरह गिरफ्तारियाँ की, जिस तरह उन्होंने रास्ते बंद किए, लोगों को रुकावटें डाली गईं, उसके बावजूद इतना बड़ा इज्तिमा होना और लोगों का वहाँ पे आना इस बात की दलील है कि लोग इनको नाहिल कह चुके हैं और इनके खिलाफ अपना फैसला उन्होंने दे दिया है। यार एक मिनट, डॉक्टर साहब आप करें। जी बिल्कुल चेयरमैन साहब बिल्कुल लाहौर के जलसे में आएंगे, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सेहत याब होंगे और वो जलसे में आएंगे और ये तारीखी जलसा होगा लाहौर का। और मैं आपके तवस्सुत से इन नाआक़बत अंदेश हुक्मरानों से जो वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत है कि वो इस तरह ना करें कि जलसों में रुकावटें डालें, ये प्रोसेस होने दें, और जितनी ज़्यादा ये रुकावट डालेंगे उतना ज़्यादा लोगों में जोश और खरोश बढ़ेगा। जी मुल्तान जलसे में एक बार फिर जनूबी पंजाब इंतजामी बुनियादों पर सूबे की बात शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी भी पंजाब की सूबे की हिमायत करती है, तो क्या आप लोग इस तरह पंजाब में नए सूबे की हिमायत करते हैं? सिंध के अंदर कराची को अलग सूबा बनाने की डिमांड बहुत पुरानी है, क्या आप उसकी भी हिमायत करेंगे कि आप सिंध के अंदर भी एक अलग सूबा चाहेंगे कि पंजाब में पॉलिसी अलग है, सिंध में पॉलिसी आपकी अलग है? उन्होंने नफीस वुज़रा ने तो नहीं भेजा आपको? अच्छा मैं आपको चले मैं कर देखें, हम खुद पाकिस्तानी हैं और मैं सिंधी भी हूँ, पंजाबी भी हूँ, बलोच भी हूँ, पठान भी हूँ, और जो भी यहाँ की कौमियत है वो सब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। और हमें और पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है और बेनज़ीर साहिबा को बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर कहा जाता था। और ये जो कौम परस्ती की हवा, अलहदगी की हवा को भी अगर कोई रोकता है तो वो पीपल्स पार्टी ही है जो मुख्तलिफ सूबों में हो। तो अब देखें ये यहाँ पे फैसला हुआ था। सिंध की जो बात वहाँ पे की जाती है वो लिसानियत पे और इस तरह के लिहाज से की जाती है जो वहाँ के लोगों को कबूल नहीं है। यहाँ ये फैसला आपकी असेंबलियों में और दीगर तरीके में हर जगह पे आ चुका है, जिनका वायदा जो है वफाकी और सूबाई हुकूमतें कर चुकी हैं। तो इसको वहाँ से ना मिलाया जाए। ये हमारा कोई दोहरा मयार नहीं है कि हम एक जगह तो कहते हैं दूसरी जगह की बात नहीं करते, लेकिन जो इलाका वाइज है, अगर जो भी ये सूबा दूसरा ही बनेगा तो उसका भी अगर आप देखेंगे तो वो सिंध के जितना ही होगा। तो यहाँ की ज़्यादा बड़ा सूबा था जिसकी लोगों ने सब ने सपोर्ट की है। आप पंजाबी नेशनलिस्ट हों, आपके लिए बहुत हमारे पास इज़्ज़त है, लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ कर दूं कि सिंध में कभी भी, और ख़ास तौर पर बड़ी माज़रत के साथ मैं कह रहा हूं कि सिंधी बोलने वालों ने हमेशा वफाक की बात की है। आपके पंजाब में भी जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लग गया दाग का भी एक बात हुई थी, लेकिन सिंधियों ने हमेशा वफाकी हुकूमत को वोट दिया है। अगर कभी किसी ने मुल्क से बाहर की बात की, जीएम सैयद वहाँ के बहुत बड़े इंसान थे, लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो उनको लोगों ने असेंबलियों में नहीं आने दिया। उनके पोते या उनके बेटे असेंबली में सूबाई में आए हैं, लेकिन किसी और प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं की गई। तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमें हमेशा पाकिस्तान की बात करनी चाहिए और पाकिस्तान सबके लिए अहम है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आखिरी सवाल है शॉर्ट। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बीबी की झलक नजर आई है, तो क्या मोहतरमा आसफा को लाहौर के जलसे से भी खिताब करेंगे? जी इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल साहब सेहतयाब होंगे, वो खुद आएंगे, और अगर कुछ डिले हुआ है वो उन्होंने एहतियात की तो फिर आसफा बीबी ज़रूर आएंगी। देखें ये आपस में एक ही फैमिली है। ये भुट्टो की तस्वीरें हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर की। बिलावल हों, बख्तावर हों, आसफा हों, तो ये सब पॉलिटिकली तौर पर हैं और ये हर जगह पे शामिल होंगे इस प्रोसेस में। बहुत शुक्रिया शाह साहब। थैंक यू जी। लाहौर में नासिर हुसैन शाह मीडिया से बात कर रहे थे और अभी बहावलपुर दिखाएंगे आपको अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से बात कर रहे हैं।
मामला चल रहे हैं, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? क्या खारजा पॉलिसी में कोई कामयाबी नजर आ रही है या वो नाकाम है? खारजा महाज पर इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल तन्हा हो गया है, कोई दोस्त अब हमारा नहीं रहा। और जो सबसे ज़्यादा पड़ोसी मुल्क था मुत्तहिदा अरब अमारात भी अब वीज़े देने बंद किए हैं। सऊदी अरब ने वक्त से पहले अपने कर्ज़े वापस मांग लिए हैं। जो हमारे खारजा पॉलिसी का एक महवर है और जो सबसे बुनियादी इशू है वो कश्मीर है। कश्मीर उन्होंने बड़े आसानी के साथ और बग़ैर जंग के और लड़े बग़ैर शिकस्त तस्लीम करके इंडिया के हवाले किया है। और आज ये खुश है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान को फतह किया, लेकिन मखबूदा कश्मीर तो इन्होंने हिंदू के हवाले किया, इंडिया के हवाले किया। बाकी रही बात जनाब इसाक का, तो सच्ची बात यह है कि इन लोगों की जायदादों के बारे में या वो खुद जानते हैं या अल्लाह बेहतर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू आप मुलाहिजा करे थे। पाकिस्तान में उल्टी गंगा, देहात में शहरों की निस्बत ज्यादा महंगाई। देहातों में महंगाई की औसत शरह 16.6%, जबकि शहरों में महंगाई की शरह 13.7% रही। मुल्क में मजमूई तौर पर महंगाई में इजाफे की औसत शरह 8.3% है। आपको बताते चले कि देहातों में है ज्यादा महंगाई शहरों की निस्बत। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहने लगी, देहात में शहरों की निस्बत ज्यादा महंगाई होने लगी। देहातों में महंगाई की औसत शरह की बात की जाए तो 16.6% है, जबकि शहरों में महंगाई की शरह 13.7% है। मुल्क में मजमूई तौर पर महंगाई में इजाफे की औसत शरह 8.3% है। ओवरऑल महंगाई की शरह ज्यादा है, रोज रोज महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए शहरों और देहातों का, तो शहरों की निस्बत देहातों में महंगाई की शरह ज्यादा पाई जा रही है। देहातों में शहरों की निस्बत ज्यादा महंगाई है। देहातों में महंगाई की औसत शरह 16.6%, जबकि शहरों में महंगाई की शरह 13.7% है। मुल्क में मजमूई तौर पर महंगाई में इजाफे की औसत शरह 8.3% बताई जा रही है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो कि उल्टी गंगा बहने लगी, वो देहात जहां किसान मौजूद है, जहां से अजनास शहरों में आती हैं, लाई जाती हैं, ज़राअत आती है, वहां देहातों में महंगाई का सामना करना पड़ रहा है देहातियों को। पाकिस्तान की ये सूरत हाल, देहात में शहरों की निस्बत ज्यादा महंगाई। देहातों में महंगाई की औसत शरह की बात की जाए तो 16.6%, जबकि शहरों में महंगाई की शरह है 13.7%। मुल्क में मजमूई तौर पर महंगाई में इजाफे की औसत शरह 8.3% है। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है, देहात में शहरों की निस्बत ज्यादा महंगाई है। देहातों में महंगाई की औसत शरह 16.6% है, जबकि शहरों में महंगाई की शरह 13.7% रही। मुल्क में मजमूई तौर पर महंगाई में इजाफे की औसत शरह 8.3% है। महंगाई में भिजते अवाम के लिए एक और बुरी खबर, सीएनजी की कीमत में मजीद 2 रुपए 60 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में सीएनजी अब 81 रुपए 80 पैसे फी लीटर में दस्तयाब हो गई। आपको बताते चले महंगाई हर तरफ रोना, और महंगाई में पिसते अवाम के लिए एक और बुरी खबर सामने आ गई है। सीएनजी भी महंगी हो चुकी है। सीएनजी की कीमत में मजीद 2 रुपए 60 पैसे फी लीटर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में सीएनजी अब 81 रुपए 80 पैसे फी लीटर में आपको दस्तयाब होगी। महंगाई में पिसी आवाम के लिए एक और बुरी खबर है। पिछले दिनों पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हुआ, महंगाई की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सीएनजी की बात की जाए तो उसमें भी 2 रुपए 60 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मंजूरी आइंदा इजलास तक मुलतवी कर दी गई। मजीद क्या तफसीलात हैं, वकास अजीम से जान लेते हैं। वकास, तफसील नगाह कीजिएगा। जी, मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें वजारत मनसूबाबंदी और तरक्यात की जानिब से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की समरी आज पेश की जानी थी और इजलास में इसका जायजा लेना था, लेकिन वक्त की कमी के बायस से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की जो मंजूरी है वो आइंदा इजलास तक मुअख्खर कर दी गई है। ताहम आज के इजलास में ECC ने कपास की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटीज खत्म करने की मंजूरी दे दी है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कर्ज को हुकूमती कर्ज में तब्दील करने की बहुत शुक्रिया तफसील नगाह करने के लिए।
सिंध में तालीमी सरगर्मियां जारी रखने के लिए कोरोना का तोड़ लाया गया है। हर जिला में 4 स्कूल्स में ई लर्निंग शुरू करने का फैसला कर लिया गया। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप बना दी गई है, जबकि 524 मास्टर ट्रेनर्स को तरबियत भी दे दी गई है। तो तजरीबाती सेशन 4 दिसंबर को होगा। इसी पर बात करेंगे, आजाद नोडियो हमारे साथ हैं। आजाद नोडियो, बताएंगे इस ई लर्निंग से मुतालिक। आज बिल्कुल सिंध सरकार ने जो है कोरोना सूरत के पेश नज़र तैलीमी इदारों में तैलीमी अमल को शुरू करने का बाज़ाब्ता तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तोड़ निकाल दिया है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर जो डिजिटल ऐप मुतारफ करा दी है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने 524 जो है बाज़ाब्ता तौर पर मास्टर ट्रेनर भी तैयार कर लिए हैं। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने ज़िले सतह पर जो 4 स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें तलबा की जो है सबसे ज़्यादा जो है एनरोलमेंट होगी। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने तमाम जो डायरेक्टर्स हैं उनको अहकाम जारी किए हैं कि फौरी तौर पर आज से इस पर अमल दरामद शुरू किया जाए और उन स्कूलों के नाम फराहम किए जाएं। और 4 ठीक है आजाद, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया, स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।